नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है, जिस दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा कि जानवरों के लिए बनाई गई नियमावली को धरातल पर उतारने के लिए क्या कोई निगरानी कमेटी का गठन किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी तीर्थ स्थलों पर घोड़ों का इस्तेमाल होता है, उन सभी के तीर्थ स्थलों की जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख तय की है। चार धाम में घोड़ों की जो बुरी हालत होती है उत्तराखंड में, चाहे वो लंगड़ाहट हो, चाहे वो घायल हो, चाहे वो बीमारी से ग्रसित हो, या उनकी लाशें हमारे धाम की चारों तरफ बिखरी रहती हों, उस मैटर में हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी आज ऑनरेबल नैनीताल हाई कोर्ट के आगे कि बहुत अच्छे एसओपीज बना रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत रूल्स बना रखे हैं, लेकिन इनको ज़मीन पे उतारने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी की आवश्यकता है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ काम करके, जिला पंचायतों के साथ काम करके ये देखे कि ना जानवरों के ऊपर क्रूरता हो, ना उनका मलमूत्र हमारे पर्यावरण को खराब करे, ना उन बेचारों की लाशें गिरें हमारे तीर्थ स्थलों से। तो इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के पर आज कोर्ट ने अच्छा रुख अपनाया है और स्टेट से पूछा है कि क्या उनके क्या विचार हैं इस प्रकार की कमेटी बनाने के ऊपर, और फिर से मैटर को 16 मार्च के लिए रखा गया है जब इस पर निर्णय देंगे। उसके ऊपर मुझसे ये उम्मीद रखी गई है कि मैं सारे इश्यूज जो होते हैं हमारे सारे तीर्थ स्थलों में जहां घोड़े इस्तेमाल होते हैं, वहां घोड़ों से संबंधित सब इश्यूज का नोट बना के भी कोर्ट के आगे प्रस्तुत करूं। आगामी विधानसभा बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने संयुक्त रूप से कार्यप्रणाली से अब भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद विधानसभा परिसर में संबंधित विभागों से बजट सत्र की व्यवस्थाओं की गहनता से जानकारी ली गई और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बैठक के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान बैरिकेडिंग, वाहन पार्किंग, शौचालय, सफाई, मेडिकल सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाएं समय रहते हुए दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कर्णप्रयाग से भराड़ीसैंण तक सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया और एनएच के अधीक्षण अभियंता ओमकार को 3 के अंदर समय पायाण और साथ ही साथ जखेड़ गदेरे में पानी की निकासी के साथ सड़क को गड्ढा मुक्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए। सत्र अभी 9 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए हमारी बैठकें पहले हो चुकी हैं, नोडल अधिकारी अपॉइंट किए जा चुके हैं। आज इसकी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए कि सभी विभागों ने क्या क्या कंप्लायंस की है, एसपी साहब और सभी हमारे अधिकारीगण समन्वयकगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी काम किए जा चुके हैं, कुछ काम अभी प्रगति पर हैं, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि समय से काम पूरा कर लें ताकि हमारा सत्र स्मूथ हो और सारी व्यवस्थाएँ समय से पूर्ण हो जाएँ। आगामी कुंभ मेला 2027 को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारियां अब जमीनी स्तर पर तेज होती दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार में मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने 13 अखाड़ों को आमंत्रित कर अहम बैठक बुलाई, जिसमें कुंभ की व्यवस्थाओं, अखाड़ों की पेशवाई, साधु संतों की सुविधा और मेले के स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि इस अखाड़े के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन मौजूदा संतों ने मेले को दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने अपने सुझाव प्रशासन को सौंपे हैं। बैठक में अखाड़ों को भूमि आवंटन, स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों की रूपरेखा के लिए व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने पर विशेष जोर दिया। अखाड़ा परिषद की ओर से साफ किया गया कि साधु संतों की अपेक्षा और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रशासन को दिए गए हैं। प्रकार की आने वाले बाधाएं रास्तों को भी, क्योंकि जैसे कि हम लोग पहले बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी। एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयाँ आनी हैं, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफ़ी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई। अभी काफ़ी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। जी, तो मैडम बेहतर होता उल्लास के बाद ये बैठक रख ली जाती है? नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो अब आगे बढ़ना ही था, तो हम लोगों ने पहले से सबसे बातचीत करके आगे उनसे बात हो गई है, आगे वो भी बैठक होगी। उन्होंने बताया कि जैसे लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, स्थायी और अस्थायी कार्य जो कराए जाने हैं वो पता चल जाए। इसके अलावा जो सुरक्षा
में बात हुई, ये सारी बातें। कहना चाहूँगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ आह्वान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा। हमारा अग्नि अखाड़ा बैठा हुआ है, यहाँ में निरंजनी अखाड़ा बैठा हूँ, मेरे आनंद अखाड़ा बैठा हुआ है। सभी अखाड़े देखे, मैंने कहा हम 13 अखाड़े जो है हमें आपस में सब एक ही है, सबका विजन है कि हमें कुंभ करना है। भाजपुर में शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के मामले के विरोध में तमाम शिक्षक संगठनों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राजकीय शिक्षक संघ और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ और एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें पदाधिकारियों ने इस घटना पर घोर निंदा की है। शिक्षकों का कहना है कि अगर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके ही कार्यालय में इस तरीके का व्यवहार होगा तो अधीनस्थ कर्मचारी और शिक्षकों में असुरक्षा की भावना पैदा होनी स्वाभाविक है। सर देखिए, दिनांक 21 फरवरी 2026 को जो हमारे माननीय शिक्षा निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल जी, उनके कक्ष में घुसकर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई वहाँ स्टाफ के साथ, जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। साथ ही सरकार से और शासन से हमारी अपेक्षा है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, क्योंकि सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरी गरिमा, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य करते हैं। और इस तरीके से अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई जाएगी, तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा। इसी को देखते हुए हम पुनः अपील करते हैं और इस कृत्य की पुरजोर पुनः निंदा करते हैं कि ऐसा कृत्य भविष्य में ना हो। सरकार के द्वारा कोई एसओपी जारी की जाए ताकि सभी कर्मचारी और अधिकारी बड़ी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ और बिना किसी उसके डर के अपना कार्य बराबर करते रहें। यही हमारा सरकार से निवेदन है। शिक्षा निदेशक के साथ हुई कथित मारपीट के मामले को लेकर विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में चारों तरफ चाहे शिक्षकों की बात कहें, चाहे अधिकारियों की बात कहें, कर्मचारियों की बात कहें, इन्हीं के जनप्रतिनिधि जाकर वहां पर अपनी बात को रखने की जगह हाथापाई और उस तरीके से बात कर रहे हैं। उसके विरोध में जो निदेशालय में शिक्षक कर्मचारियों के साथ जो हाथापाई हुई, उसमें जो विधायक सत्ता पक्ष के थे उमेश शर्मा जी, आज उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और बात यह है कि एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुन के ताकत दी है और जो सत्ता पक्ष का है, अगर कोई कर्मचारी बात नहीं मान रहा तो उसके लिए मंत्री है उस विभाग का, फिर मुख्यमंत्री है। आप किस तरीके से अराजकता फैलाकर एक पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम और जनप्रतिनिधियों को आपने किया है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर सब कांग्रेस जन एकत्रित होकर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उमेश शर्मा जो विधायक है उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में तहसील प्रशासन और एमडीडीए ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करते हुए अब सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया, साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रशासन ने ईस्ट हॉप टाउन क्षेत्र में करीब 12 बीघा सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। तहसील प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और चिन्हित अतिक्रमण को हटाते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया। वहीं दूसरी ओर एमडीडीए विभाग ने शेखपुर क्षेत्र में करीब 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग की बड़ी कार्रवाई की, जहां पर बिना स्वीकृति विकसित किए जा रहे प्लॉट्स पर उन्हें ध्वस्त करने का काम किया गया। साथ ही अवैध रूप से संचालित की जा रही एक टाइल फैक्ट्री के निर्माण को भी जमींदोज किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलम, जानना चाहूंगी कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर किस तरीके से कार्य करता हुआ नजर आया? जी निशी, बता दूं कि पछवादोन क्षेत्र में लगातार जो प्रशासन है उसके द्वारा प्लॉटिंग और जो अवैध अतिक्रमण, अवैध स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। और ये तहसीलदार विकास नगर के नेतृत्व में ईस्ट ऑफ टाउन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 12 बीघा जो सरकारी भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। और वहीं शेरपुर क्षेत्र में भी एमडीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है और बिना स्वीकृति के वहां पर 10 बीघा में जो ये प्लॉटिंग कराई गई थी तो उसको जो है ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, आखिरकार सुरक्षा को भी कहा कैसे ध्यान में रखा गया है और किस तरीके से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? इसमें पुलिस प्रशासन को भी साथ लिया गया था, भारी पुलिस बल वहाँ ईस्ट ऑफ टाउन में तहसील प्रशासन के साथ मौजूद था और इसलिए इसका कोई विरोध भी नहीं हुआ। पूर्व में चिन्हित किए गए थे ये जो भी अवैध कब्जे किए गए थे। बिल्कुल, नोटिस जारी होने के बाद ही आखिरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, इसीलिए किसी प्रकार का रोष भी वहां पर नहीं देखने को मिला, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इन लोगों को चेता दिया था और उसके बाद ही ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर करते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इलम तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखेगा। मसूरी में उत्तरी रेलवे और भूमि दरों की सीमांकन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी रेलवे की ओर से बार बार स्थायी लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और इसके बाद अब भारी संख्या में उत्तरी रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, जहां पर भूमि दरों के साथ उनके वकील भी मौजूद रहे और स्थानीय लोगों की ओर से उत्तरी रेलवे का जमकर विरोध किया गया और इस दौरान आरोप लगाया गया कि बार बार नोटिस जारी कर भूमि दरों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूदा स्थानीय लोग और रेलवे के अधिकारियों की बातचीत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि नगरपालिका राजस्व विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा और इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही राजस्व विभाग सीमांकन को लेकर भी सर्वेक्षण करेगा। एक उपस्थिति बना करके एक समझौता लिख लीजिए कि बीमार अब ये चीजें तो सब कोर्ट की हैं और कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया, जिसपे आज तक इनकी तरफ से कंटेम्प्ट का नोटिस भी जवाब नहीं दिया गया हाई कोर्ट में। दे रखा सर आज यहाँ पर आप ये रेलवे का और एक ग्रामीण के मध्य जो भी सीमांकन का विवाद हुआ उसमें मैं यहाँ आया हूँ और दोनों पक्षों की सहमति से ये हुआ है कि इसमें जो नियत की जाएगी और एक राजस्व टीम, रेलवे और नगर पालिका परिषद मसूरी जो भी है उनकी उपस्थिति में इसका सीमांकन किया जाएगा। सर इसका सीमांकन पहले भी हो चुका है। इसमें रेलवे, मुझे लगता है शायद कि रेलवे तक समय उपस्थित नहीं हुआ था और सीमांकन हो चुका है पूर्व में, लेकिन अब पुनः उनके प्रार्थना पत्र पर हम पुनः सीमांकन करेंगे इसमें और देखते हैं फिर मौके पर क्या स्थिति होती है। रेलवे विभाग का और भूमि दरों की जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर के राजस्व विभाग द्वारा और नगर पालिका मसूरी द्वारा 2 बार पूर्व में सीमांकन करके मुनारबंदी कर दी गई है, लेकिन रेलवे अधिकारी उसमें सहयोग नहीं देते हैं और वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रहने वालों को बार बार नोटिस देते हैं। आज पुनः वही मुद्दा दोबारा उठा। एक बार सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है और मुनारबंदी हो चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के फिर नोटिस दिए गए, जिसको लेकर के विरोध उत्पन्न हुआ और प्रशासन द्वारा इसमें आज राजस्व विभाग को भेज करके इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया है, जिस पर आज रेलवे विभाग स्वयं तैयार हुआ है कि हम अगली जो सीमांकन की पुष्टि होगी उसमें हम उपस्थित रहेंगे और तब तक हम कोई भी निर्माण या अपनी ओर से कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि सीमांकन पूर्ण नहीं हो जाए। मैं देहरादून में और मसूरी में मेरी जमीनें हैं। कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवे क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवे लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो अफसर आते हैं ये बेचारे 3 साल 5 साल के लिए ट्रांसफर होके आते हैं, इन्हें तो कुछ मालूम है नहीं, और ये आके एक नोटिस इनको राय दी जाती है कि साहब एनक्रोचमेंट हो रही है, माफिया है। ये नोट अपने ऊपर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते हैं, वो बोल देते हैं पुलिस फोर्स भेजो, ये भेजो। किसी ने किसी तरह की नीचे
तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी है। जिस समय रेलवेज को प्रॉपर नोटिस गए भी हैं, एसडीएम के ऑफिस से गए हैं, तहसीलदार के ऑफिस से गए हैं, इन्होंने उनसे कंप्लाई करना रिफ्यूज कर दिया। ये आए नहीं है, एक तरफा मुनारबंदी हो चुकी है। लैंड का टाइटल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं देखते हैं। देहरादून जिले में चलाए गए मिशन सहारा अभियान का कालसी के साहिया में आयोजित अंतिम शिविर के साथ सफल समापन हुआ। दरअसल 1 महीने तक चले इस विशेष अभियान के तहत हजारों दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए और लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक जो लाभार्थी किसी कारणवश शिविर में नहीं पहुंच सके, वो देहरादून स्थित प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र से किसी भी कार्य दिवस पर अपने जो आवश्यक उपकरण हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दर्शन सिंह पुराने कालसी जोड़ी से बिलोंग करता हूं और मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूं। हमें बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं शासन प्रशासन का, समाज कल्याण का और धामी सरकार का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसी ट्रायल साइकिल की सुविधा दी है। मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूं और दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं समझता हूँ। आज मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं एक आम आदमी के तरह जीवन जी सकता हूँ, क्योंकि धामी सरकार ने हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। धन्यवाद सरकार का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में 9 कैंप आयोजित किए थे पहले, जिसमें भारत सरकार के एडीप और वयोश्री योजना के अंतर्गत परीक्षण किया था। उसके शॉर्ट समय में 30 दिन के अंदर आज डिस्ट्रीब्यूटर लास्ट कैंप आज सैया में है। यहाँ पर 657 सहायक उपकरण विभिन्न लोगों को, दिव्यांगजन भी है उसमें, वृद्धजन भी है, उनको वितरित किए जाएंगे। जनपद की पूरी बात करें तो हमारे 9 कैंपों में 3477 सहायक उपकरण वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को निःशुल्क वितरित किए गए। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र जो देहरादून में स्थित है, वहाँ 7 दिन सामान वितरित किए जाते हैं। सबसे अच्छा इसमें अब ये हो गया कि लाभार्थी को मासिक आय प्रमाण पत्र पार्षद या प्रधान से लाना पड़ता है, राजस्व विभाग का नहीं चलता। अगर पार्षद प्रधान से मासिक आय प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड है। होली के पर्व को लेकर इस वर्ष देश भर में तारीखों का जो असमंजस है वो लगातार बना हुआ है। इस पूरे विवाद और भ्रम के बीच प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने पंचांग की विस्तृत गणना के आधार पर स्पष्ट किया है कि होली का दहन हमेशा भद्रा मुख में नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि और भद्रा की स्थिति और शुभ मुहूर्त का जो सूक्ष्म अध्ययन जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल कैलेंडर या सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा ना करें, बल्कि प्रामाणिक पंचांग और विद्वानों से ही सलाह लें। शुभ मुहूर्त में दहन और सुख शांति और समृद्धि मिलती है, जबकि गलत समय पर अनुष्ठान फल नहीं देता। वहीं महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि होलिका प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा पर्व है। इस बार 3 मार्च को संध्या में चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक 9 बजे बता दें कि 9 घंटे पहले ही लगेगा, जिससे मंदिरों में पूजा बंद हो जाएगी। शुभ मुहूर्त कार्य वर्जित नहीं करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि ग्रहण काल में भगवान शिव की पूजा और जाप करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में शुभ समय पर करें, ताकि 3 मार्च को सूतक प्रभारी रहे और रंग वाली जो कि धुलंडी 4 मार्च को की जाए। आपको बता दें कि ग्रहण के प्रभाव से 3 मार्च को बाहर निकलना उचित नहीं है।
लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के सौजन्य और 20 गांव बिसंग की जनता के सहयोग से प्रथम होली रंग महोत्सव का, जिसे कहेंगे कि टाणा खेल मैदान में भव्य आयोजन किया गया। वहीं होली गायन में बिसंग क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्ग और युवाओं में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने होलियारों और उन तमाम लोगों का स्वागत किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बिसंग की होली एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं और बुजुर्ग व युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि आज बिसंग की जनता ने अपनी एकता का परिचय दिया। मैं पूरे बिसंग क्षेत्र या आसपास के गांव को सबको ढेर सारी बधाई दूंगा। जो होली रंग महोत्सव का जो आगाज, ये शुरुआत हमने सबके सहयोग से की है। ये पूर्व में बिसंग में कर्णकरात में एक होली होती थी, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी। जब वर्तमान में अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं, तो हमने उसको एक शुरुआत पुनः की है कि अपने क्षेत्र में एक ऐसी होली हो। और अपने आप में एक खड़ी होली कहा जाता है। बिसंग की खड़ी होली अपने आप में पहले भी पूरे उत्तराखंड में मशहूर थी, बीच में न होने के कारण ये विलुप्त की कगार में। आज जब इसकी शुरुआत की तो लोग जोश खरोश के साथ आज पहले से भी जबरदस्त ढंग पर, आप देख रहे हो ये जन सैलाब, और 2-2, 4-400 एक लाइन में गा रहे हैं। उसके बाद भी आज जगह कम पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। लोगों में उत्साह है अपनी संस्कृति बचाने के लिए। माताएं, बहनों को, तमाम युवाओं को, सबके मैं धन्यवाद भी दूंगा। सबके सहयोग से ये ऐतिहासिक रंग महोत्सव बिसंग की शुरुआत हुई है। बिसंग अपने आप में हर चीज़ में आज सक्षम है। 30-40 साल पहले यहाँ पर जो वातावरण था आप जानते थे, आज यहाँ शिक्षा के तौर पर सबसे आगे है और व्यक्तिगत रोजगार के तौर पर सबसे आगे है, संपन्नता पे सबसे आगे है। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी अफसर सबसे ज़्यादा हैं। अपने आप में यहाँ इसकी एक ज़रूरत थी, तो पुनः हमने उसकी पहल की। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो विगत कई वर्षों से आपने बिसंग की होली को एक मंच दिया है। जहाँ तक बिसंग की होली की बात है, तो हमारे यहाँ ऐसी भी परिस्थितियाँ आई, लेकिन होली बंद नहीं रही। होली हमारे यहाँ का मुख्य त्यौहार था और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा होता है, हम लोग इसमें हमारे जितने भी अपने संबंधी होते हैं, बाहर रहने वाले लोग होते हैं, वो वापस यहाँ पर घरों को आते हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से पूरे बिसंग में मनाते हैं। पहले पूरे बिसंग की लोग कहते थे कि एक ही जगह होली होती थी, लेकिन आज क्या होता है कि आपने जो 4 ग्राम सभाओं हैं, 4 ग्राम सभाओं इस होली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जहाँ तक हमारे पूर्वज कहते थे कि हम लोग केवल खाने के लिए एक समय घर आते थे, लेकिन इतने मस्त रहते थे होली में वो कि रात को 3 बजे, रात को 2 बजे ऐसे घर आते थे। और उस समय क्या होता था कि ढोल मोड़ने की क्या होता था कि जैसे आज ढोल मोड़ने के लिए बाहर से आते हैं, तो उस समय क्या होता था कि हमारे पर व्यवस्थाओं के तौर पर वो रहते थे, जैसे ही ढोल फूटता था तुरंत उस ढोल को मोड़ करके वो तैयार कर देते। तो इतना एक उत्साह होता था होली के ऊपर हमारे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।